दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में मेरे बातचीत के मंच पर उपस्थित हैं जन नाट्य मंच से जुड़े हुए मशहूर रंगकर्मी सुधान्वा देशपांडे जी। सुधान्वा देशपांडे जी रंगकर्मी तो हैं ही हैं और काफ़ी विख्यात रंगकर्मी हैं, चर्चित रंगकर्मी हैं और काफ़ी अरसे से ये रंगकर्म से जुड़े हुए हैं। लेकिन इनकी एक खासियत और भी है कि ये एक पब्लिशिंग हाउस भी चलाते हैं लेफ्ट वर्ड के नाम से। तो आज हम बातचीत करेंगे इनसे इन दोनों विषयों पर। पहले तो सुधान्वा जी से मैं बातचीत यहाँ से शुरू करूँगा कि सुधान्वा जी ये बताइए कि थिएटर से आपका जो जुड़ाव है वो कैसे हुआ? मतलब पढ़ाई के दौरान हुआ या आपके परिवार में लोग रंगकर्म से जुड़े हुए थे, वहाँ से शुरुआत हुई आपकी? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपने ये मौका दिया कि मैं आपसे और आपके ज़रिए आपके जो दर्शक हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, उनसे बातचीत कर सकूं। दरअसल मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ कहने के लिए कुछ है नहीं। दरअसल बहुत दिलचस्प ज़िंदगी नहीं रही है मेरी, लेकिन अब आपने पूछा है तो बहुत संक्षेप में मैं आपको बता दूं। मेरी सबसे पहली याददाश्त जो है वो नाटक करने की है। तो इससे पहले कि मैंने होश संभाला, मैं तब से नाटक कर रहा हूँ। मेरे पिताजी और मेरी माताजी दोनों को नाटक का बहुत शौक था। मेरे पिताजी नाटककार थे, गोकू देशपांडे नाम है उनका। अब तो गुजर गए दोनों, लेकिन उन्होंने मराठी में कई नाटक लिखे, उद्भट धर्मशाला और सत्यशोधक वगैरह। उनके काफ़ी मराठी में और अन्य भाषाओं में भी उनके चर्चित नाटक रहे हैं। मेरी माँ भी नाटक किया करती थी, पहले शौकिया किया करती थी, उसके बाद में वो ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन में जब वो एक्टिव हुई तो उस समय पर उन्होंने दिल्ली में एक नुक्कड़ नाटक की संस्था अपनी संस्था के जरिए, अपने आंदोलन का हिस्सा उन्होंने स्थापित किया और उसके जरिए उन्होंने नुक्कड़ नाटक लिखे और निर्देशित किए, उनमें एक्टिंग भी की। तो एक तरह से मेरे घर में माहौल तो था ही। फिर स्कूल में भी नाटक करते रहा और फिर कॉलेज में पहुंचा तब भी नाटक करता रहा। फिर आगे चल करके जब कॉलेज स्कूल में था उसी समय पर जन नाट्य मंच के नाटक कुछ मैंने देखे। मेरे पिताजी जेएनयू में प्रोफेसर थे, तो इसलिए जेएनयू के कैंपस पे कई बार जन नाट्य मंच के नाटक होते थे। तो मेरी बहन जो उस समय पर एसएफआई में एक्टिव थी, बहन के जरिए और माँ के जरिए जो एडवा में थी, तो उन दोनों के जरिए मैंने जन नाट्य मंच के नाटक देखे, मुझे पसंद आए। सफदर हाशमी से मेरी जान पहचान हुई। हालांकि हमारी उम्र में 14-15 साल का अंतर था, लेकिन एक तरह से हम मेरे जन नाट्य मंच में आने से पहले भी एक तरह से दोस्ती का एक रिश्ता बना और सफदर और मलयश्री माला हाशमी, उन दोनों से दोस्ती हुई और उसके जरिए फिर मतलब गाहे बगाहे है हम भी जो है जन नाट्य मंच में आप पहुंचे। ये बताइए कि ये जन नाट्य मंच ही इप्टा है ना, कि ये कुछ अलग से है? जी, ये अगर हम देखें तो जन नाट्य मंच की शुरुआत इप्टा से हुई थी, इस तरह से कि सफदर ने और उनके जो साथी थे जब वो कॉलेज में पढ़ते थे, 1970 के दशक की शुरुआत की बात है, 1970-71 की बात है। उस समय पर उन्होंने दिल्ली में, तब तक इप्टा जो है वो बेजान सा हो चुका था, एक्टिव नहीं था इप्टा। तो 1970-71 में उन्होंने इप्टा को रिवाइव किया और यहाँ पर शंकर मार्केट में इप्टा का दफ्तर हुआ करता था। वहाँ पर जाकर के उन्होंने दफ्तर को दोबारा अपना कब्जा किया, दफ्तर को नाटक के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, वो अन्य चीज़ों के लिए इस्तेमाल हुआ। तो और फिर 2-3 साल उन्होंने इप्टा के जरिए नाटक किए और इप्टा के बहुत सारे नौजवान उस समय आकर के जुड़े, सफदर और उनके आसपास अन्य लोग भी थे। और 1973 आते आते तक ये साफ था कि इप्टा के अंदर रह करके जिस तरह का वो काम करना चाह रहे थे वो करना मुश्किल था, क्योंकि इप्टा के अंदर एक बहस थी कि नाटक जो है वो किस तरह का किया जाए और किसके लिए किया जाए। इप्टा के कुछ जो पुराने साथी थे उनका मानना था कि ज़्यादा मतलब कलात्मक नाटक हों जो कि ऑडिटोरियम वगैरह में हो। सफदर और जो बाकी जो नौजवान थे उनका मानना था कि मजदूर आंदोलन के साथ हमें जुड़ना है,
किसान आंदोलन के साथ हमें जुड़ना है, उनके लिए नाटक करना है। तो इस बहस में फिर उनके लिए इप्टा में रहना मुश्किल था, तो इसलिए फिर इप्टा छोड़ करके वो बाहर निकले और 1973 की मार्च में उन्होंने जननाट्य मंच की स्थापना की। तो जननाट्य मंच का नाम अगर आप देखें, जननाट्य मंच, ये इप्टा से ही लिया हुआ नाम है और उसी परंपरा का हिस्सा है। हम ये मानते हैं कि इप्टा की धरोहर ये ये बहुत सारे मतलब तमाम ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें आप देख सकते हैं, उसका असर देख सकते हैं, उस परंपरा का हिस्सा रहे हैं ये ग्रुप्स। और जननाट्य मंच भी उसी परंपरा का हिस्सा है। इप्टा से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, इप्टा के लिए बहुत आदर है, बहुत सम्मान है और बहुत जगहों पर इप्टा के साथ हमारे बहुत दोस्ताना ताल्लुकात हैं। ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये 1970 के दशक की शुरुआत की बात है, तो ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है। अब उस बात का ऐतिहासिक तौर पर छोड़ करके आज के ज़माने में जब हम बात करते हैं तो उसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं। इप्टा है, जननाट्य मंच है, इसी तरह के तमाम और ग्रुप्स हैं, अलग अलग नामों से ये काम करते हैं। ये सब हम सब के सब एक ही धारा का हिस्सा है। जी बिल्कुल, वही थोड़ा सा कंफ्यूजन मैंने कहा कि एक दो लोगों के अंदर था, तो मैंने कहा कि ये सवाल मैं जरा क्लियर कर लेता हूँ। और वैसे भी जो मेरा अनुभव, चूंकि मैं भी थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ और हालांकि गतिविधियां उतनी नहीं होती हैं, मैंने इसीलिए सवाल पूछा क्योंकि मेरा अनुभव यह है कि आपने बिल्कुल सही बात कही कि एक समय ऐसा आया था जब, और अभी भी शायद ये समय है कि इप्टा नाम तो है लेकिन वो प्रोसीनियम में और वो पुराने पुराने नाटक जो हैं वो जैसे आषाढ़ का एक दिन है या इस तरह के नाटक करते हैं कि जिसकी रेलिवेंसी आज के समय में नहीं है। और नाटक तभी आगे बढ़ता है जब, आप तो खैर काफी सक्रिय हैं, कि जब वो रेलिवेंट मतलब विषयों को लेकर के चलता है और तभी वो उसका मतलब उद्देश्य पूरा होता है। तो मैं अब जरा बताइए कि जन्य नाट्य मंच की जो गतिविधियां हैं वो नुक्कड़ नाटकों पर ज्यादा जोर है कि आप जो है वो प्रोसीनियम या थर्ड थिएटर टाइप के जो हैं उस तरह के उस तरह का जो फॉर्म है वो उस पर आप नाटक करते हैं? जी, थर्ड थिएटर तो देखिए ये जो बादल सरकार साहब जो थे उनका दिया हुआ ये एक टर्म है। उन्होंने जिस तरह का नुक्कड़ नाटक करना शुरू किया था उसको उन्होंने थर्ड थिएटर कहा था। थर्ड थिएटर से उनकी अवधारणा ये थी कि एक रंगमंच है जो कि ग्रामीण रंगमंच है, दूसरा रंगमंच है जो कि शहरी और एक कमर्शियल रंगमंच है। इन दोनों से हट करके जो रंगमंच है उसको थर्ड थिएटर उन्होंने नाम दिया था। इनफैक्ट अगर आप भारत के इतिहास में देखें तो शुरुआती दौर में 1970 के दशक के अंत में जो नुक्कड़ नाटक हुए उनमें से कई ग्रुप्स ऐसे थे जो अपने आप को थर्ड थिएटर जो है कहते थे। ये मिलते जुलते टर्म्स हैं, कोई इसमें आपस में कोई झगड़ा नहीं है। थर्ड थिएटर, स्ट्रीट थिएटर, आप चाहे नुक्कड़ नाटक कह लीजिए, चाहे थर्ड थिएटर कह लीजिए, चाहे मुक्त नाटक कह लीजिए, मुक्तांगन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उसको नाम आप जो भी दें, लेकिन जो काम है उससे मतलब है। और काम ये इन सभी लेबल्स के अंडर जो काम होता है वो एक जैसा काम है, चाहे बादल सरकार साहब का काम हो, चाहे जननाट्य मंच का और सफदर हाशमी का काम रहा हो, या ऐसे तमाम और ग्रुप्स हैं हिंदुस्तान भर में उनका काम रहा हो। जहां तक हमारी बात है, हमने नुक्कड़ नाटक तो खैर किए ही हैं और अब हमने दरअसल 1973 से 1978 तक नुक्कड़ नाटक हमने नहीं किए थे। नुक्कड़ नाटक की अवधारणा भी नहीं थी उस तरह से, किसी को मालूम नहीं था नुक्कड़ नाटक नाम की कोई चीज होती है। लेकिन इमरजेंसी के बाद वो तो उस पहले दौर में हमने जो बड़े नाटक किए। ये नाटक ऐसे थे जो कि मंच नाटक होते थे, लेकिन ये ऑडिटोरियम में कम होते थे, ये आमतौर पे खुले में होते थे, गांव में या मजदूर इलाकों में जाकर के खुले मंच पे आप जो है मंच लगाई, खुले किसी खेत में या पार्क में आप जो है मंच लगाते हैं और वहां पर पूरे तामझाम के साथ ये नाटक होते थे, बड़े नाटक होते थे। और उस जमाने में सफदर हमें बताते थे कि 70 के दशक के मध्य में लगभग एक नाटक करने के लिए उनका खर्चा काफी होता था। तो ये खर्चा कौन उठाएगा? ये जाहिर है कि मजदूर संगठन या किसान संगठन, इसलिए कि उनकी मेंबरशिप वगैरह होती थी, वहां से वो खर्चा उठता था। इमरजेंसी के बाद इस तरह के बड़े नाटक करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि
जिन संगठनों के साथ हम काम करते थे, मजदूर संगठन और किसान संगठन, उनके ऊपर बहुत बड़ा हमला था इमरजेंसी के दौरान। और इमरजेंसी के फौरन बाद जब इमरजेंसी खुली है, उस समय पर उनकी कोशिश ये थी कि किसी तरह से रीग्रुप किया जाए। उनके बहुत से नेताओं के ऊपर अभी भी मुकदमे चल रहे थे वगैरह, तो उनका ध्यान वहां लगा हुआ था। उनका कहना ये था कि कॉमरेड, हमें आपके नाटक तो चाहिए, आपके नाटक हमारे काम में बहुत जो है फायदा करते हैं, हमें उससे बहुत मदद होती है, लेकिन ये महंगे हैं नाटक, हम कैसे इतना धन जो है जुटाएं। उस जमाने में 5,000 रुपए अगर एक शो के लिए करना पड़े आपको, तो बहुत बड़ी रकम थी वो। तो इसलिए जननाट्य मंच में ये बात छिड़ी कि भाई अगर बड़े नाटक नहीं कर सकते तो ये ऐसे नाटक अगर नहीं कर सकते तो क्या करें। और ये आज के ज़माने में ये बहस एक तरह से महत्वपूर्ण बहस है, क्योंकि आज आप ये देखते हैं कि कई जगहों पर लोग जो है फंडिंग के पीछे भागते हैं। और आप अक्सर ये देखते हैं, ये सिर्फ मैं नाटक की बात नहीं कर रहा, जनरली मैं कलाओं की बात कर रहा हूँ। तो आप ये पाएंगे कि भाई यहाँ से हमें फंडिंग मिलता था, अब वो किसी वजह से वहाँ से फंडिंग नहीं मिलता किसी संस्था से, तो अब हम ये देखें कि अच्छा कहाँ से कौन सी संस्था है जो फंडिंग दे रही है, अच्छा हम अपने काम को उस संस्था के हिसाब से कैसे थोड़ा ढाल लें। और धीरे 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 करके हर संस्था के लिए आप अपने काम को ढालते जाते हैं, थोड़ा 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 बदलाव करते जाते हैं, और अंत में 5 साल 10 साल बाद आप ये देखते हैं कि जहाँ से आपने शुरू किया था और जहाँ आप पहुंचे हैं उसमें बहुत बड़ी खाई हो जाती है, लेकिन कोई बहुत बड़ा कदम नहीं होता है। कॉम्प्रोमाइज आप थोड़ा 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 करते चले जाते हैं। जननाट्य मंच ने ये फैसला लिया कि फंडिंग अगर हमें हमारे तरह के नाटक के लिए नहीं मिल रही है उन संगठनों से, फंडिंग से मतलब ये कि फंडिंग नहीं दे रहे थे हम वो, लेकिन खर्चा नाटक का अगर वो नहीं उठा सकते, तो हम ऐसा नाटक करेंगे जिसका खर्चा वो उठा सकते। मतलब ये कि फंडिंग के पीछे नहीं भागना है, हमें देखना है कि हमारा काम मूल रूप में क्या है, किन किन दर्शकों के लिए हम काम कर रहे हैं, किन वर्गों के लिए हम काम कर रहे हैं, किन संगठनों के लिए काम कर रहे हैं, उन्हीं के लिए काम करते रहेंगे। अगर ऐसा काम वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो दूसरे तरह का काम करेंगे। तो उस सोच से ये बात उठी कि हम अगर बड़े नाटक नहीं ले जा सकते तो हम छोटे नाटक ले जाएंगे। सफदर ने ही एक मीटिंग में ये बात बड़ी सहजता से उन्होंने इस बात को कहा कि यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर बड़े नाटक नहीं कर सकते छोटे नाटक करेंगे, नाटक तो नाटक होता है, उसमें क्या है। और इसी सोच से हमारा पहला नुक्कड़ नाटक अक्टूबर 1978 में मशीन नाम का नाटक था। वो नाटक उसकी पैदाइश इसी सोच से हुई कि बड़ा नाटक नहीं तो छोटा नाटक। ये बहुत छोटा नाटक था, 12-13 मिनट का नाटक है, लेकिन ये हिंदुस्तान के नुक्कड़ नाटक आंदोलन का एक मील का पत्थर है ये नाटक। उसके बाद में सैकड़ों नहीं हजारों उसके शोज में हम ही ने, जननाट्य मंच ने ही कम से कम 2-2.5 हजार शोज इसके किए हैं। कई कई भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ, कई कई जगहों पर नाटक खेला गया। उसके बाद में औरत, राजा का बाजा, समरथ तो नहीं दोष गोसाई वगैरह वगैरह, इस तरह के कई नाटक बने। फिर हल्ला बोल नाटक बना जिसके दौरान हमला हुआ, जिसमें सफदर की हत्या हुई और सफदर के साथ एक मजदूर साथी थे हमारे राम बहादुर, उनकी हत्या हुई। तो ये सिलसिला था सफदर के ज़माने तक का। लेकिन सफदर के समय पर ही 1988 में सफदर ने ये कहा कि अब हम 10 साल से नाटक कर रहे हैं, हम 22 नाटक कर चुके, 4,000 शोज हम कर चुके 10 साल में। तो आप ये सोचिए कि औसतन साल में 400 शोज हम कर रहे थे, मतलब ये कि औसतन दिन में एक शो से ज़्यादा का औसत था। इतनी रफ्तार से शोज किए हमने उस जमाने में। तो सफदर ने कहा कि हम ये शोज करते 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 एक तरह का एक धर्रे में हम आ गए हैं, ये काम करना आसान हो गया हमारे लिए, कोई क्रिएटिव चैलेंज उतना अब नहीं रहा है इसमें। तो हमें अपने आप को एक तरह से नए चैलेंज हमारे सामने हमें रखने होंगे। और इसलिए सोच उठी कि हम दोबारा मंच नाटक भी करें। और उस समय हबीब तनवीर साहब से बात की सफदर ने। हबीब साहब फौरन ही राजी हो गए हमारे साथ नाटक करने के लिए। और मुंशी प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह, उस पे सफदर ने एक आलेख लिखा था जिस पे हबीब साहब ने फिर काम किया, उसको निर्देशित किया, और जो फाइनली नाटक हुआ उसका नाम था मोटे राम का सत्याग्रह। तो ये हमारा पहला मंच नाटक था कई वर्षों बाद, 10 वर्षों बाद ये पहला हमारा मंच नाटक था। उसके बाद से हम मंच नाटक भी करते रहे। और लेकिन अब दिल्ली शहर में अगर आप मंच नाटक करते हैं तो आप कहाँ करेंगे? कमानी में करेंगे, श्री राम सेंटर में करेंगे, इस तरह के बड़े बड़े हॉल में करेंगे जहाँ खर्चा बेशुमार खर्चा होता है। और आप इतना सारा खर्चा करके आप नाटक करते हैं, कितने लोग देखते हैं, आप आते हैं। और उससे ज़्यादा बढ़ करके बात सिर्फ खर्चे की नहीं है, बात यह है कि
जिन लोगों के लिए आप वैसे अपना काम करते हैं, मजदूरों के लिए और जो मेहनत कश लोग हैं उनके लिए आप नाटक करते हैं, वो लोग आकर के ये नाटक तो नहीं देख सकते, खुद हो नहीं पाता। मतलब आप कितना भी टिकट सस्ता कर दीजिए, सिर्फ टिकट के दाम की बात नहीं, बात यह है कि शहर की भी एक अपनी एक कल्चर होता है, और मजदूर को जाकर के या एक मजदूर पेशा व्यक्ति को, चाहे मर्द हो औरत हो, उसको जाकर के कमानी ऑडिटोरियम में जाकर नाटक देखना ये उतना आसान नहीं है। तो इसलिए हमने सोचा कि अब ये कमानी और श्री राम सेंटर में अपने खर्चे पर नहीं करेंगे, किसी और के खर्चे पर कोई और बुलाता है, किसी फेस्टिवल में बुलाता है तो जरूर करेंगे, लेकिन अपने खर्चे पर हम ये नाटक नहीं करेंगे। फिर हमने 96-97 में हमने एक मोबाइल थिएटर हमने बनाया। एक हमारे एक डिजाइनर मित्र हैं, उनके साथ मिलकर के उन्होंने पूरा मतलब लोहे के रॉड्स और पाइप्स वगैरह ये सारे जो है मैन्युफैक्चर किए गए, उसके लिए हमने खर्चा उठाया, उसका काफ़ी खर्चा था। लेकिन हमने कहा कि अगर इसके चलते हम मजदूर इलाकों में जाकर के अपने नाटक कर पाए तो उसके लिए हमें चाहिए ये। हमने वो बनाया और वो बेशुमार इस्तेमाल हुआ है। सैकड़ों सैकड़ों शोज हमने अपने मंच नाटक के खुले में किए हैं, और उसके लिए आप ये समझिए कि जैसे एक ऑडिटोरियम सा हमारा बन जाता है जिसके अंदर हम नाटक करते हैं, तो वो भी किया है। लेकिन उसके बाद में फिर अब दिल्ली शहर में जगह जो है संकुचित होती जा रही है, उस तरह के नाटक करना मुश्किल होता जा रहा है। अब ये है कि मंच नाटक और नुक्कड़ नाटक वगैरह ये इसमें इसके बीच में भी जो एक बाउंड्री थी वो बड़ी पोरस सी बाउंड्री हो गई है, पारदर्शी बाउंड्री हो गई है। और अलग अलग तरह के नाटक करना, हमारा मानना है कि जिन वर्गों के बीच में हम अपना मेन काम करते हैं वहां जाकर हमें नाटक करना। अब वो नाटक बड़ा हो छोटा हो, उसमें तामझाम हो ना हो, उसको आप नुक्कड़ नाटक का नाम दें, मंच नाटक का नाम दें, चाहे कोई तीसरा नाम दें, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेबल के पीछे नहीं भागते हैं, लेकिन काम जो है वो, और उस काम के अंदर एक कलात्मक एक सच्चाई हो और कलात्मक रूप से बेहतरीन काम हम करें, और उसी के साथ साथ अपनी राजनीति को भी जितनी उसकी धार जितनी तेज हम रख सकते हैं उतनी तेज धार रखते हुए कलात्मक रूप से भी उत्कृष्ट नाटक हम जनता के बीच में ले जाएं। और ये मैं दोबारा सफदर का हवाला इसमें देना चाहूँगा। सफदर ने ये बात हमसे मतलब बातों बातों में कई बार ये बात उठती थी, फॉर्म और कंटेंट को लेकर के बहसें होती थी, और नुक्कड़ नाटक और मंच नाटक को लेकर बहस होती थी। और सफदर का हमेशा ये कहना होता था कि देखो, नाटक तो नाटक है। अब मंच नाटक जिसे हम कहते हैं वो भी इतिहास में एक समय पर आया, उससे पहले कहाँ मंच नाटक होगा। चाहे आप यूनानी नाटक देख लीजिए, चाहे पुराने जो हिंदुस्तान में नाटक होते थे वो आप देख लीजिए। तो मंच नाटक एक फॉर्म है, उसके अंदर हमें अटकना नहीं है। नाटक नाटक है, और नाटक को पूरी नाटकीय उसकी जो कला है उसके साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, और जो अपनी पॉलिटिक्स है उसके साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और वो किए बगैर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नाटक को पहुंचाने की हमें कोशिश करनी है। हाल में मैंने सफदर पे एक पुस्तक लिखी है, जो मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। नहीं, दिखाइए, बिल्कुल बिल्कुल। ये अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध है। हल्ला बोल, हाँ, हल्ला बोल पुस्तक है। तो ये हाँ, हल्ला बोल पुस्तक है। सफदर हाशमी सफदर हाशमी की मौत और जिंदगी की कहानी, द डेथ एंड लाइफ ऑफ सफदर हाशमी, ये मैंने इस साल लिखी है पुस्तक, और ये अब अन्य भाषाओं में भी आ रही है। और इस पुस्तक के जरिए मैंने सफदर की मौत, सफदर की जिंदगी और उसका काम क्या था, और किस वजह से सफदर मतलब जननाट्य मंच पे हमला हुआ, हम क्या कर रहे थे, क्यों हमला हुआ, कैसे हुआ, वगैरह वगैरह, उस सब की बात, लेकिन सफदर की जिंदगी की भी बात इसमें की है। और ये जो सारी बहसें हैं, इन बहसों को मैंने कुछ हद तक इस किताब में जितना ज़्यादा हो सकता था उसके ऊपर मैंने टिप्पणी करने की कोशिश की। ये किताब जो है वो किस पब्लिकेशन से, जो आपका पब्लिकेशन उससे आया है कि ये? जी, ये लेफ्टवर्ड बुक्स, अंग्रेजी में लेफ्टवर्ड बुक्स के जरिए है, और हिंदी में वाम प्रकाशन है। ये भी लेफ्टवर्ड का हिंदी जो है उसको वाम प्रकाशन का नाम दिया है।
तो वाम तो प्रकाशन। अगर कोई किताब ये मंगाना चाहे और इस तरह की किताबें मंगाना चाहे तो क्या वेबसाइट के थ्रू मंगा सकता है? जी बिल्कुल, अगर आप www.leftword.com हाँ हाँ, leftword.com बस। पे हाँ हाँ अगर आप जाएं, यहाँ पे पढ़ नहीं पा रहे होंगे सर। हाँ, नहीं, पढ़ लिया हाँ। हाँ, वो वैसे वो मैं समझ गया, लेकिन leftword.com करके आ जाएगा इसमें। leftword.com पे अगर आप जाएं तो हिंदी अंग्रेजी दोनों किताबें वहाँ पर। मैंने एनीबडी कैन ऑर्डर फ्रॉम देयर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और अंग्रेजी वाली किताब ई बुक के रूप में भी उपलब्ध है, तो अगर किंडल वगैरह पे कोई पढ़ना चाहे तो वहां पर भी उपलब्ध है। हिंदी का नहीं, ई लेकिन बुक अभी ये बन किताब तो रहा है। ये किताब तो रंगकर्मियों को, खास करके सचेत रंगकर्मियों को जरूर पढ़ना चाहिए। तो ई बुक आई वोंट रिकमेंड मोर। बट ये है कि मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ पर हमारा प्रोग्राम देखेंगे, सुनेंगे, वो इस किताब को एक धरोहर के तौर पर रखें, क्योंकि उससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और नाटक के बारे में, नाटक की दिशा के बारे में, नाटक क्यों करते हैं उसके बारे में, क्यों करना चाहिए उसके बारे में, ये सारी जानकारी मिलेगी। हम लोग इस पे बात करेंगे अभी। एक एक्सपीरियंस आपसे जरा जानना चाहता हूं मैं कि जैसे आपने बताया दिल्ली शहर में तो अब थोड़ी जगह कम होती जा रही है, और दिल्ली वैसे भी अब भागने वाले लोगों का शहर हो गया है। यानी लोग भाग दौड़ करते रहते हैं, उनके पास समय रुक करके कुछ चीजों को देखने का नहीं होता है। लेकिन दिल्ली के पेरिफेरी में अगर आप जाते हैं नाटक करने के लिए, तो वहां पर रिस्पांस कैसा मिलता है आपको, या और अन्य इलाकों में अगर आप जाते हैं? जी, नाटक का रिस्पांस तो अच्छा ही मिलता है जहां पर भी आप जाएं। और नाटक के रिस्पांस के बारे में मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। अक्सर क्या होता है, नुक्कड़ नाटक करने वाले जो लोग हैं, तो उनमें एक टेंडेंसी ये होती है कि आपने नाटक जाकर किया, और नाटक करने के बाद में कभी ऐसे नहीं होता कि दर्शक आपसे आकर कहते हैं कि आपने बहुत खराब नाटक किया। हमेशा आपसे कहते हैं जी बड़ा अच्छा नाटक, बहुत कमाल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये तो हो नहीं सकता कि आप जितने नाटक करते हैं वो सारे अच्छे ही अच्छे होते हैं। अब हमने लगभग पिछले 40 एक साल में हमने 120 से ज्यादा नाटक किए हैं, इनके 8,000 से ज्यादा शोज किए। अब ये तो हो नहीं सकता कि सारे के सारे नाटक मतलब क्लासिक ही थे, बढ़िया ही थे। नहीं, दर्शक हमेशा नाटक को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन आपको ये समझना होता है कि दर्शक क्या अप्रिशिएट कर रहे हैं। नाटक नाटक के बारे में जब दर्शक कहते हैं कि बड़ा अच्छा नाटक, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, तो इसके दो मतलब हो सकते हैं, और आपको इन दोनों मतलबों को अलग करके देखना जो है जरूरी होता है। एक तो मतलब ये है कि साहब आप हमारे यहाँ आए और आपने नाटक किया, यही हमें अच्छा लगा, चाहे नाटक कुछ भी हो। और इसलिए नुक्कड़ नाटक आंदोलन में आप ये पाते हैं कि कई बार कुछ ऐसे नाटक होते हैं जो थोड़े भोंडे होते हैं, जिसमें कलात्मक पुट उतना होता नहीं है, जिसमें मान करके चलते हैं कि किसी तरह लोगों तक ये मैसेज जो है पहुंचाना है। नारेबाजी बहुत होती है, और भोंडा ही मैं कहूंगा, और क्या शब्द मैं इस्तेमाल करूं इसके लिए। तो उस नीरस होते हैं, उन नाटकों को देख करके मजा नहीं आता है। और ऐसे नाटक भी देख करके दर्शक जरूर कहते हैं कि बड़ा अच्छा नाटक है। अब दर्शक इसलिए कहते हैं कि ऐसी जगहों पर जाकर आप नाटक कर रहे होते हैं जहां नाटक होते नहीं है, और उनको ये बात वो अप्रिशिएट करते हैं कि आप हमारी बस्ती में आए जहाँ कोई नहीं आता है, वहां पर आकर आपने नाटक किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा मतलब ये होता है इसका कि नाटक वाकई अच्छा था। और इन दोनों के बीच में फर्क कर पाना और ये समझ पाना कि दर्शक कब आपसे कह रहे हैं कि आपके आने पे हमें खुशी हुई, या आपके नाटक की वजह से हमें खुशी हुई, नाटक में कुछ बात थी जिसकी वजह से हमें कुछ सोचने को मिला, कुछ हमें मजा आया। तो इनमें फर्क करना और जानना और देखना, ये नुक्कड़ नाटक करने वालों के लिए इसकी छानबीन कर पाना और इनको इनकी गुत्थी थोड़ी सी सुलझाना, अलग करना, ये बड़ा जो है जरूरी होता है। तो नाटक का रिस्पॉन्स तो हर जगह अच्छा मिलता है, वो बात नहीं है। अगर आपका नाटक अच्छा है तो चाहे आप शहर के बीचों बीच करिए, चाहे बाहर जाके करिए, चाहे थोड़े ग्रामीण इलाके हों। ग्रामीण इलाकों में ये होता है कि आप बहुत शहरी तरह के नाटक वहाँ पे उतने चलते नहीं है। हमारे नाटक, जन्नाटी मंच के नाटक बहुत शहरी होते हैं, क्योंकि हम शहरों में हम पले बड़े हैं, और शहर की जो ऑडियंस है उसी के लिए हम नाटक करते हैं। तो आप जिन मुद्दों को उठाते हैं, जिस जिस इडियम में आप बात करते हैं, वो उसमें अगर एक शहरी पुट है तो वो जाहिर है बहुत ग्रामीण इलाके में जाकर के वो उतना नाटक नहीं चलेगा। लेकिन बाकी कहीं पर भी आप नाटक करिए, नाटक तो लोग बहुत पसंद करते हैं।
जैसे कि आप शहर में करते हैं और खुले में करते हैं, मतलब जैसे आपने खुद कहा कि थिएटर वगैरह में हम ज्यादा उसके चक्कर में नहीं रहते हैं, अगर कोई इनवाइट करेगा तो हम जरूर चले जाएंगे। तो यहाँ पर प्रॉप वगैरह तो यूज करते नहीं होंगे, यहाँ तो सिंबॉलिक प्रॉप यूज करते होंगे, या बॉडी लैंग्वेज से या अभिनय से चीजों को उभारते होंगे। हमने तरह तरह की चीजें की हैं, और हमें ये लगता है कि कुछ लोगों का ये मानना है कि नुक्कड़ नाटक का मतलब आपने प्रॉप कैसे इस्तेमाल कर लिया, कॉस्ट्यूम कैसे इस्तेमाल कर लिया, ये कैसे कर लिया, वो कैसे कर लिया, ये नुक्कड़ नाटक नहीं रहा। हमारा ये मानना नहीं, हमारा ये मानना बिल्कुल नहीं है। हमारा मानना ये है कि आपके पास जो कुछ है और जो कुछ इस नाटक की जरूरत है अपनी बात कहने के लिए और कलात्मक रूप से बढ़िया रूप से बात कहने के लिए, आपको जिस चीज की जरूरत है और अगर आपकी क्षमता है वो चीज जो है लाने में, अगर आप ला सकते हैं उस चीज को तो लेकर आइए, उसमें क्या दिक्कत, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे ऐसे भी नाटक हैं जिसमें लगभग कोई प्रॉप नहीं इस्तेमाल होता है। अब वो निर्भर करता है कि नाटक की विषय वस्तु क्या है, नाटक किस कई बार नाटक जो है वो कैंपेन के लिए होते हैं, खास कोई कैंपेन होता है, जैसे मान लीजिए कि कहीं कोई हड़ताल होने वाली है, उस हड़ताल के कैंपेन के लिए आप नाटक कर रहे हैं, तो वहां पर जाहिर है कि आप बहुत ज्यादा चीजें साथ में नहीं ले जा सकते, क्योंकि आपको एक शाम में कई शोज करने हैं, और जो शोज आपको करने हैं वो आपको कैसी जगह मिलेगी, कितनी जगह होगी, बड़ी होगी, छोटी होगी, कितने लोग होंगे वगैरह, उस सब के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता है, और नहीं होना चाहिए। आपको जहां पर कहेंगे वहां जा करके आप नाटक करेंगे, तो उसमें फिर प्रॉपर्टीज वगैरह बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। लेकिन हमारे कुछ ऐसे नाटक भी हैं जिसके अंदर को हम बाकायदा कॉस्ट्यूम में भी करते हैं, प्रॉपर्टीज के साथ करते हैं। एक नाटक अभी हाल में बैंगलोर के एक बड़े अच्छे नाटककार और निर्देशक हैं अभिषेक मजुमदार, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया था कि हमारे साथ आकर वो काम करें, और उन्होंने एक नाटक लिखा हमारे लिए, उसको निर्देशित किया। नाटक का नाम है तथागत, और तथागत नाटक के अंदर कॉस्ट्यूम्स भी हैं पूरी तरह से, और उस नाटक की जो संगीत निर्देशिका हैं एमडी पल्लवी, ये भी बेंगलोर में रहती हैं, बहुत जानी मानी गायिका और संगीतकार हैं। तो उन्होंने हमें ट्रेन किया था गाने गाने में, लेकिन हम में से किसी को भी इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाने आते, साज बजाने नहीं आते। तो उन्होंने पूरा जो नाटक का जो संगीत है, जो गानों के साथ जो चलता है, वो संगीत उन्होंने रिकॉर्ड किया है, और वो रिकॉर्ड करके हम बाकायदा एक स्पीकर साथ में लेकर के चलते हैं। आजकल ये सहूलियत हो गई है कि ब्लूटूथ स्पीकर्स होते हैं, जो आज से 10-12 साल 15 साल पहले आप नहीं कर सकते थे ये चीज़, लेकिन टेक्नोलॉजी आज इस मुकाम पर है कि ये इस तरह के स्पीकर हम में से हर कोई, मतलब हर कोई तो नहीं लेकिन बहुत से लोग इस तरह के स्पीकर जो है खरीद सकते हैं। तो छोटे छोटे होते हैं वो आजकल, छोटे या बड़े भी हो सकते हैं। जो हमारा स्पीकर है वो लगभग इतना बड़ा होगा स्पीकर लगभग। हाँ हाँ। तो वो ऐसे करके गोद में लेकर के चलते हैं, और फिर वो एक जगह पे वो स्थापित होता है, और एक एक्टर है जिसके पास स्मार्टफोन होता है, वो चुपचाप से स्मार्टफोन से उसके ऊपर बजाता है जो संगीत है, और उस संगीत के साथ हम गाने गाते हैं, प्लस उसमें साउंड इफेक्ट्स भी। तो हमने जब मजदूर इलाकों में ये नाटक किया, उस समय हमारे मजदूर साथियों का रिस्पॉन्स इस पे जबरदस्त रिस्पॉन्स था। उनका यह कहना था, कॉमरेड आज तक ऐसा नाटक क्यों नहीं किया आपने हमारे साथ, हमारे बीच में ऐसा नाटक लेकर आइए। जगह जगह पर उन्होंने हमारे शोज करवाए, और आज भी उस नाटक की बहुत डिमांड है। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो इसलिए नाटक कर पाना मुश्किल है मतलब खुले में, लेकिन उस नाटक की डिमांड जबरदस्त है, और बहुत बढ़िया नाटक बना है वो। और ऐसा नाटक है जिसमें नारेबाजी ना होते हुए भी एक सीधी बात कहता है नाटक, चोट बड़ी गहरी करता है लेकिन हल्के से करता है। तो जो हिंदुत्ववादी जो हैं वो नाटक को देखते हैं तो उनके समझ में नहीं आता कि ये नाटक के ऊपर उनका रिएक्शन क्या हो, क्योंकि शुरू में नाटक उनको ऐसा लगता है अरे ये तो अपना नाटक है, और फिर जैसे जैसे नाटक की कहानी आगे बढ़ती है तो उनके समझ में आता है कि नहीं ये तो कुछ गड़बड़ कर गए ये लोग। लेकिन क्या गड़बड़ हुई वो उनके ठीक से समझ में नहीं आता, ये उनके समझ में नहीं आता ये हुआ क्या। और इसलिए कि ये नाटक दरअसल एक प्राचीन काल में एक काल्पनिक मतलब कथा है, ऐतिहासिक नाटक नहीं है, लेकिन एक प्राचीन काल में बौद्ध राज है, उसमें इस नाटक को स्थित किया है अभिषेक ने। तो इसलिए कि बौद्ध एक कहानी है, राजा भी बौद्ध है,
और जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है वो भी बौद्ध है। और बुद्ध की प्रतिमा को लेकर के सारी बहस है उसमें, कि बुद्ध की प्रतिमा जो है बनने के लिए राजा ने उस शिल्पकार से कहा था, उसको सफेद जो है संगमरमर दिया बनाने के लिए, उसने जाकर के काले पत्थर से उसने बना दी। तो राजा ने कहा कि ये तो मेरी तौहीन हो गई, तो राजा ने उसको मौत की सजा सुनाई। अब उस पे जो राजा की जो पत्नी है रानी, वो कहती है कि तुम तो बौद्ध हो, और तुम कैसे बौद्ध होते हुए इतनी हिंसक चीज तुम कर सकते हो। वो कहता है मैं क्या करूं, ये तो राज का अपमान है, ये मेरा अपमान नहीं है, राज का अपमान है वगैरह। और जो शिल्पकार है उसकी भी पत्नी है जो रानी की दासी है, और वो और रानी मिलकर के इस शिल्पकार के पक्ष में जो है खड़े होते हैं, और पूरी बहस चलती है, तर्क के आधार पर पूरी बहस चलती है कि बुद्ध कौन है और बुद्ध की प्रतिमा जो है वो कैसे बने। और अगर तो बुद्ध सिर्फ राजाओं के हैं तब तो ठीक है, सफेद संगमरमर की आप बना सकते हैं। लेकिन अगर बुद्ध हम सब के हैं तो फिर तो हमारे जैसे, हमारा जो रंग है उसी रंग की प्रतिमा भी बननी चाहिए, फिर उसमें क्या बुरा है। तो इस तरह की बहस है, और वो अंत में जाकर के एक ट्विस्ट आता है उस कहानी के अंदर। और फिर जो ट्विस्ट आता है उसमें ये जो हिंदुत्ववादी हैं उनको एक चपेट भी पड़ती है, लेकिन बड़े धीरे से बड़े प्यार से पड़ती है। तो उनके बेचारों के जो समझ में नहीं आता क्या हुआ है, तब तक लोग जो है वो हंस हंस के लोटपोट हो रहे होते हैं कि ये क्या हुआ, कहानी के अंदर एक मजेदार ट्विस्ट आया। तो इस तरह के नाटक हमें लगता है कि ऐसे नाटक जो कि मानते हैं कि जो दर्शक हैं वो मूर्ख नहीं है। दर्शक जो है वो हो सकता है कि वो उतने शिक्षित ना हो। हम में से कुछ लोग हैं जो कि बीए, एमए, पीएचडी वगैरह हम कर चुके होंगे शायद। तो हम अपने आप को बड़ा जो है शिक्षित समझते हैं, मध्यम वर्ग के लोग समझते हैं। हमें लगता है कि सारी अकल जो है वो हम ही को दी गई है। तो हमें लगता है कि जो जो दर्शक शिक्षित नहीं है वो अज्ञानी है, ऐसा मानना बहुत गलत है। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि ये कि जिंदगी का जो तजर्बा ऐसे दर्शकों के पास होता है वो कई बार हमारे पास नहीं होता, एटलीस्ट मेरे पास नहीं होता। मैं अपने बारे में तो कह सकता हूँ ये बात। मैं एक मध्यम वर्ग जो है शिक्षित परिवार में मैं पला बड़ा, बहुत ही एक सुरक्षित माहौल में मेरी जो है परवरिश हुई। तो मेरे पास वो जीवन का अनुभव हो ही नहीं सकता जो इन दर्शकों का होता है। तो मुझे तो ये लगता है कि मेरा काम है, एक कलाकार होने के नाते मेरा काम है कि ऐसे दर्शकों से मुझे सीखना है, उनके जीवन अनुभव से मुझे सीखना है, और उनके बीच में ऐसी कहानियां लेकर जानी है। इसलिए नहीं कि मुझे उनको सिखाना है, बल्कि इसलिए कि एक संवाद कायम करना है। और इस संवाद में जो दर्शक हैं वो उतने ही भागीदार होंगे जितना कि हम हैं। हमारे पास एक कला है, एक खास कला है कहानी कहने की, लेकिन उससे हमारे कोई सुर्खात पेपर नहीं लग जाते। सारे मतलब हम सबसे सुलझे हुए हैं, बाकी सब उलझे हुए हैं, ये समझना बहुत गलत है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे नाट्य मंच आपका जो है, ये क्या मतलब सिर्फ दिल्ली स्थित है कि इसके और भी शाखाएं आप हैं और जगहों पर? शाखाएं तो कोई नहीं है, लेकिन जननाट्य मंच नाम की बहुत संस्थाएं हैं। और जननाट्य मंच नाम की संस्थाएं इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने पहले कभी जननाट्य मंच का नाटक देखा है या किया है, उससे जो है वो प्रभावित हुए और उन्होंने अपना नाम जो है जननाट्य मंच रख लिया है। हमें इससे बहुत खुशी होती है कि इस तरह के कई 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 मतलब दर्जनों ऐसे ऐसी संस्थाएं हैं जो कि जननाट्य मंच नाम से चलती हैं। लेकिन हमारा उनसे सांगठनिक कोई उस तरह से कोई ये नहीं है। लेकिन हाँ, एक ही धारा के हैं, और इसलिए हम अपने आप को एक दूसरे के साथी मानते हैं, दोस्त मानते हैं। अच्छा, तो लेकिन हाँ, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था कि जैसे जननाट्य मंच से अगर कोई जुड़ना चाहे, कोई
युवा जुड़ना चाहे या कोई व्यक्ति जुड़ना चाहे तो मतलब नाट्य जैसे आपने कहा कि वो जैसे डिक्लेयर करते हैं ना डिस्क्लेमर कि हमारी और कोई शाखा नहीं है, तो अगर मतलब मैं मानूं कि सफदर हाशमी का जो जननाट्य मंच है उससे अगर कोई जुड़ना चाहे तो उसके लिए क्या उसे करना पड़ेगा? उसके लिए तो दिल्ली आना पड़ेगा सर। नहीं, उसका और कोई तरीका नहीं। हाँ, दिल्ली आ गया, मान लीजिए दिल्ली आ गया और वो सीरियसली सीखना चाहता है तो मतलब सारी चीजों को, बारीकियों को, थिएटर को और सीखना चाहता है तो, और उसने चलिए अपने रहने का भी इंतजाम कर लिया, या मान लीजिए वो दिल्ली का ही रहने वाला है, तो क्या उसे जैसे मेंबरशिप टाइप की कोई चीज है, या आप उसे प्रोबेशन पीरियड पे रखते हैं, कैसे रखते हैं, मतलब ये सारी बातें? ऐसा कुछ भी नहीं है। जननाट्य मंच एक ऐसी संस्था है जिसके दरवाजे हमेशा खुले हैं, कोई भी आ सकता है। ना आने की कोई फीस है, ना कोई ऑडिशन है, ना आपसे कोई सवाल पूछा जाएगा कि आपने पहले क्या किया है। मतलब जानकारी के लिए पूछेंगे जाहिर है, लेकिन ये नहीं कि आप आपने अगर 10 नाटक नहीं किए तो आप नहीं आ सकते। आपको पहले आकर के जो है सिर्फ मतलब आपको सामान झाड़ू उठाना लगाना होगा, है, सामान सामान उठाना उठाना होगा। का काम करना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपके अंदर ये जरूर है कि आपको ये जरूर हम देखते हैं कि शुरू में आने के बाद में कितने सीरियस है, इसकी तरफ तो थोड़ा ध्यान देते हैं, क्योंकि जाहिर है कि आप समझ रहे हैं इस बात को कि नाटक में अगर आप किसी को डालते हैं तो उसके अंदर मेहनत लगती है, उनकी भी मेहनत लगती है, आपकी भी मेहनत लगती है। और नाटक में आप किसी को डालते हैं, उसमें आप फिर नाटक उनके ऊपर भी निर्भर करता है। नाटक के अगर शो करने और वो अगर गायब हो जाते हैं तो फिर शो करने में दिक्कत होती है। तो इसलिए बावजूद इसके कि हर रोल को 2-3 लोग तैयार करते हैं, वो सब कुछ है, लेकिन कुछ तो कमिटमेंट आपको दिखाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई एक पीरियड है जो तय है पहले से कि इतना टाइम आपको पहले कुछ और करना है फिर जाकर के रोल मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी जननाट्य मंच में आता है उसको सारे कामों के अंदर पूरी तरह से हम शामिल करते हैं। और ये जरूर हम कहते हैं कि भाई शामिल होने से पहले तुम जरा 8-10 शोज देखने आ जाओ हमारे साथ। क्योंकि मैं आपको बहुत मतलब सीधे तौर पे मैं आपको बताऊं, कई नौजवान आते हैं, लड़के लड़कियां दोनों, युवक युवतियां मैं कहूँ, लड़के लड़कियां नहीं, बच्चे नहीं होते। तो युवक युवतियां आते हैं जिनकी मंशा कुछ और होती है। दरअसल उनकी मंशा होती है जैसे बम्बई जाने की, उनकी मंशा होती है बड़े छोटे पर्दे पर आने की। तो उनके लिए हम ये जरूर कहते हैं कि भैया अगर वो तुम्हारी मंशा है तो वो करो ना जाकर, यहाँ पर क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हो। ये अगर तुम नाटक करोगे यहाँ पर आकर के, तो इस नाटक को तो कोई कास्टिंग डायरेक्टर नहीं देखने वाला है, कहीं बम्बई का कोई डायरेक्टर आपको नहीं देखने वाला है, कहीं आपकी कोई जान पहचान नहीं होगी, कहीं आपका नाम नहीं आएगा, आप हमेशा गुमनाम ही रहेंगे, आपको कोई नहीं जानेगा। जिंदगी भर आप गुमनाम रहेंगे, आप सड़क पे चलते रहेंगे, कोई आपको नहीं पहचानेगा, कोई आपके पास आकर नहीं कहेगा अरे सर आप तो उस नाटक, ऐसा कभी नहीं होने वाला आपके साथ। तो इसलिए अगर आपकी मंशा ये है, पहले से ही आप जानते हैं कि आप फिल्मों में जाना चाहते हैं या टेलीविजन पे जाना चाहते हैं, तो वहीं जाइए, यहाँ वक्त जाया मत करिए। लेकिन अगर आपको नाटक में दिलचस्पी है, अगर आपको समाज के साथ मिल के कुछ समाज के लिए कुछ करने की मंशा है, अगर आपको लगता है कि नाटक का एक सामाजिक दायित्व है, इस तरह की अगर बात है, तो जरूर आप आइए हमारे साथ और आपको पूरा मौका जो है वो मिलेगा। आज तक मुझे नहीं लगता कोई भी इतने बरसों से, सैकड़ों नौजवान आए हैं, सैकड़ों हजारों नौजवान आए हैं, कोई भी ऐसा हो जिसने कहा हो कि भाई मुझे एंट्री नहीं मिली जननाट्य मंच में, या जननाट्य मंच में आने के लिए मुझसे जो है पैसे मांगे, या कोई ऑडिशन हुआ, या इस तरह की कोई चीज कभी नहीं हुई। बीच बीच में वर्कशॉप वगैरह भी कराते हैं आप? वर्कशॉप कुछ होते हैं, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि नाटक बनाना ही अपने आप में एक वर्कशॉप है। और हम ये समझते हैं कि नाटक बनाने की प्रक्रिया के दौरान जो कुछ हम सीखते हैं, और हम सब सीख रहे होते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने मान लीजिए 30 साल से नाटक किया है। मैं जननाट्य मंच में आया था 1987 में, तो 23 साल हो गए मुझे नाटक करते हुए, नुक्कड़ नाटक करते हुए। उससे पहले और भी नाटक किए थे मैंने। तो 23 साल में मैंने कई नाटक मैंने निर्देशित किए हैं, मैं
नाटकों के अंदर एक्टिंग की है। मैंने खुद लगभग 4000 अब तक शोज मैं कर चुका हूँ एज एन एक्टर। तो ऐसा हमें नहीं लगता है कि अनुभव आपका ज्यादा है तो इसलिए आप टीचर हो गए और बाकी सब स्टूडेंट हैं, नहीं। हमें लगता है कि हम सब कुछ सीख रहे हैं, हम सब इकट्ठा हैं इसमें, और सबको मिलकर के कुछ बनाना है। और अभी भी जिस नाटक में हम काम कर रहे हैं उसमें भी अब ये ऑनलाइन चल रहा है, ये काम, रिहर्सल का काम ऑनलाइन चल रहा है। जूम के जरिए हम एक दूसरे से रोज शाम को मिलते हैं, और जो नाटक होगा या क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन जो भी परफॉर्मेंस हम बना रहे हैं अभी, उसके लिए जो बातचीत चल रही है वगैरह वो सब, उसमें ये बात नहीं है कि ये लेखक है तो वही लिखेंगे, ये निर्देशक है तो वही निर्देशन करेंगे, नहीं। अभी कई लोग जननाट्य मंच में ऐसे हैं, नौजवान कुछ ऐसे हैं जो कि जिनको जननाट्य मंच में आकर के साल, 1.5 साल, 2 साल ही हुआ है, लेकिन उनके अंदर प्रतिभा है, उनके अंदर कुछ कहने की इच्छा है, एक चाह है कि वो भी अपने आप को जो व्यक्त करें। और फिर कुछ हम जैसे लोग भी हैं, हमसे ज़्यादा सीनियर लोग भी हैं, तो अलग अलग उम्र के लोग और अलग अलग अनुभव के लोग और अलग अलग बैकग्राउंड के लोग जननाट्य मंच में हैं, और सब मिलकर के काम करते हैं। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया जो है वर्कशॉप वाली प्रक्रिया होती है, जिसमें हम सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। अंत में जाकर के जब नाटक बनाते हैं उसमें ये होता है जरूर कि आमतौर पे कोई एक निर्देशक जो है तय होता है या होती है, अक्सर जो है वो महिलाएं भी होती हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जो जो प्रोसेस है वो बहुत ही जनतांत्रिक प्रोसेस है, जिसमें सबको कहने का मौका मिलता है और सबको कंट्रीब्यूट करने के लिए एक माहौल ऐसा बनाया जाता है जिसमें सबको लगे कि मैं अगर कुछ कहूँ अपनी बात, तो मेरी तरफ लोग ऐसे नहीं देखेंगे कि तुम में कैसे हिम्मत हुई कुछ बोलने की, ये देखिए इतने सीनियर हैं, इनके सामने तुम कैसे बोल रहे हो, तुम तो कल के बच्चे। हमें तो उल्टा लगता है, हमें लगता है कि आज अगर आप हिंदुस्तान का हाल देखें तो पिछले 3, 4, 5 साल से, जब से मोदी सरकार आई है, पिछले 6 साल से, तब से अगर आप देखें तो जो सबसे बड़े विरोध के जो आंदोलन हुए हैं वो दरअसल नौजवानों के हुए हैं, और अगर आप शाहीन बाग वगैरह देखें तो महिलाओं के। तो इसलिए इन नौजवानों की आवाज अगर आप अपने काम के जरिए नहीं लोगों तक ले जा पाए तो आपके काम का क्या मतलब है। अगर आप आज के समाज की बात कर रहे हैं, आज के हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, अगर आपको चिंता है कि देश में क्या हो रहा है और उस सब के बारे में अगर आपको कुछ कहना है, तो नौजवानों की आवाज़ जितनी बुलंद आज है उतनी बुलंद मुझे नहीं लगता। मैं तो आपको बड़े फ्रैंकली बताता हूँ, मैं जब भी ऐशी घोष को बोलते हुए सुनता हूँ, जो JNU स्टूडेंट्स यूनियन की प्रेसिडेंट हैं, या इनको कन्हैया कुमार को बोलते हुए सुनता हूँ, इस तरह के बहुत सारे नौजवान जो एक्टिविस्ट हैं उनको जब मैं बोलते हुए सुनता हूँ तो मैं दंग रह जाता हूँ। मुझे लगता है कि मैं तो ऐसे नहीं बोल सकता, मैं इस तरह से अपनी बात को नहीं कह सकता जितनी निडरता से, जितने साहस से, लेकिन उससे भी ज्यादा जिस तरह से वो अपनी बात को समझा पाते हैं लोगों को, आम लोगों के बीच में ले जा पाते हैं अपनी बात को, उसको देख करके मैं वाकई में दंग रहता हूँ और मैं बहुत उनको एडमायर करता हूँ। तो मुझे लगता है कि एक वही एक क्वालिटी हमारे नाटकों के अंदर भी होगी और वो नौजवानों के जरिए ही आएगी। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे अभी आपने कहा कि अगर कोई फिल्मों में जाने के लिए आपके पास आता है तो आप उससे क्लियर कट बात करते हैं कि भाई तू वहीं जाओ और क्यों यहाँ अपना वक्त जाया कर रहे हो। लेकिन फिर भी आपका अनुभव तो होगा ही कि कुछ लोगों का आउटफ्लो तो हुआ होगा, कुछ लोग आपके नाट्य मंच के में करते हुए कहीं ना कहीं उनको रोल मिला होगा, फिल्मों में चले गए होंगे, ऐसा होता ही होगा वैसे। जी, ऐसे बहुत से लोग हैं। इनफैक्ट अभी आप मुंबई में जाएं तो बहुत से ऐसे कलाकार वहां पर हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे बहुत फख्र है इस बात पे कि जननाट्य मंच से निकले हुए कलाकार, एक एक कलाकार को आप देख लीजिए जो मुंबई में आज है, वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और ऐसा काम कर रहे हैं जो समाज के साथ जुड़ता हुआ काम अपने अपने तरह से, चाहे वो एक्टर हों, चाहे राइटर हों, चाहे निर्देशक हों, चाहे जो भी हो। जननाट्य मंच से अगर कोई निकलता है तो हमें ये कहते हुए बड़ा अच्छा लगता है, बड़े फख्र की बात है हमारे लिए कि वो जननाट्य मंच से आगे जाकर के कुछ करते हैं
लेकिन जननाट्य मंच का एक छोटा सा हिस्सा वो साथ रखते हैं, उसको संजो के रखते हैं। तो ऐसे कई कई लोग, एक दो नहीं, बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और उनके काम के अंदर एक सामाजिक दायित्व आपको जो नजर आता है उनके काम। तो उनमें से मतलब सभी लोग हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं। जब कभी बम्बई वगैरह जाना होता है तो कभी कभार उनसे मुलाकात भी होती है। तो उनके काम के हम बहुत हम प्रशंसक हैं, और हमेशा उनको हम सपोर्ट करते हैं, वो भी हमें सपोर्ट करते हैं। कुछ कुछ ऐसे भी कलाकार होंगे जो जिनको एक मौका मान ली टेलीविजन में या फिल्म में मिल गया, और फिर उसके बाद से वो वापस आया और वो फिर उन्होंने जननाट्य मंच में ही काम करना शुरू किया, ऐसे भी तो होंगे कुछ। उसी क्या है, एक चीज हमको समझनी चाहिए, वो ये है कि जननाट्य मंच में काम करने से किसी की रोजी रोटी नहीं चलती है। क्योंकि जननाट्य मंच उस तरह से अगर देखें तो शौकिया संस्था है। जननाट्य मंच से किसी को पैसा नहीं मिलता है, और पैसा देने की स्थिति में हम नहीं है, क्योंकि हम कहीं से कोई ग्रांट नहीं लेते। जननाट्य मंच का जो भी धन है या जो भी रिसोर्सेज हैं, ये सारे जनता से लिए हुए रिसोर्सेज हैं। तो इसलिए जो, अगर आप कहीं इकोनॉमिक मॉडल की अगर बात करें, तो हमारा बहुत सिंपल इकोनॉमिक मॉडल है, और वो ये है कि हमारी जो कमाई है वो बहुत कम होती है, लेकिन खर्चे उससे भी कम होते हैं। इसलिए साल के अंत में थोड़ा सा पैसा हम जो बचा लेते हैं, और वो किसी और काम में हम लगा पाते हैं। तो जननाट्य मंच करते हुए किसी की रोजी रोटी नहीं चल सकती है। तो या तो आप कोई और नौकरी करें, या कुछ और काम करें आप, जिसमें आपको इतना वक्त मिले कि आप जननाट्य में रह पाएं। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल एक्टर बनना चाहते हैं या प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो जननाट्य मंच में रह करके आप नहीं कर पाएंगे। ये जरूर है कि हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी कभार फिल्मों में भी छोटा मोटा कुछ काम कर लेते हैं, लेकिन वो हमारा रोजी रोटी का मेन जरिया नहीं हो सकता। कुछ और काम हमें करना पड़ता है अगर आप जननाट्य मंच में रहना चाहते हैं। लेकिन ये कई बार, जरूर है कि हाँ, जी, कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि कोई जैसे बाहर की टीम आती है और वो फिल्म बनाना चाहती है, तो वो कई बार लोकल नाट्य संस्थाओं से लोगों से कांटेक्ट करते हैं और उनके ऑडिशन वगैरह करते हैं। ये मतलब वो ये नहीं कि परमानेंट वो किसी को ले लेंगे, लेकिन ये है कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से लोकल कलाकारों को लेकर के, और वो उसे पैसे भी दे देते हैं और उनसे रोल भी कराते हैं। तो ये जो स्थिति तो आप लोगों के सामने भी आती होगी। दरअसल दिल्ली में उतना होता नहीं है ये, मैं सच बात बताऊं आपको। दिल्ली और अब तो खास तौर पे जो मैं देखता हूँ बम्बई फिल्म इंडस्ट्री का, और उसका जो चलन है, उसमें कास्टिंग डायरेक्टर्स और कास्टिंग एजेंसीज अब काफ़ी आ गई हैं। पहले ऐसे नहीं होता था। 10-15 साल पहले कास्टिंग एजेंसीज का कोई उतना नाम नहीं था, और उसको सीरियसली नहीं लिया जाता था। आजकल बहुत सी कास्टिंग एजेंसीज हैं जिनके पास अपने मतलब डेटाबेस होते हैं, और उनके पास नाम होते हैं, और वो अपने लोग जो चयन करते हैं। वो एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं ये तो मैं नहीं कह सकता, मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ। लेकिन अब उतना नहीं होता है। पहले कभी कभार होता था कि कोई फ़ोन करके कहते थे कि यार हमें इस तरह के रोल के लिए कोई सजेस्ट कर दो। अगर हमारी नज़र में कोई होता था तो हम कह देते थे कि यार ये है, इसको देख लो। लेकिन ये नहीं था कि जननाट्य मंच ने एज जननाट्य मंच, मतलब बतौर जननाट्य मंच हम किसी प्रोजेक्ट के साथ जाकर जुड़े हों और हमारे एक्टर कहीं पे जाकर के बतौर जननाट्य मंच काम किया, ऐसा तो आज तक नहीं। एक सवाल और इसी से जुड़ा हुआ, आपको कभी फिल्मों का ऑफर मिला? जी, मैंने कुछ फिल्में की हैं, फिल्में और एक आध वेब सीरीज वगैरह की है। लेकिन छोटे मोटे रोल ही किए हैं, क्योंकि एक तो है कि मैं बम्बई में नहीं रहता, दूसरा ये कि मुझे उसको अपना प्रोफेशन नहीं बनाना है। मैं जहाँ पे हूँ बहुत खुश हूँ। मुझे जो है लेफ्ट वर्ड का और वाम प्रकाशन का काम करना है, मुझे जननाट्य मंच का काम करना है। हमारी अब एक जगह है जो हमने बनाई है स्टूडियो सफ्दर के नाम से, उसको चलाना है। एक बुक शॉप है हमारा मे डे बुक स्टोर के नाम से, उसे चलाना है। मतलब मैं अकेला नहीं हूँ, और भी बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं, लेकिन मैं भी ये काम जो है उसके अंदर मैं शामिल हूँ।
और मैं भी वो करना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत कभी कभार यहाँ वहाँ कुछ एक आध रोल अगर बाकी सारे शेड्यूल के साथ फिट होते हुए अगर हो जाए तो उसे कर लेता हूँ। इत्तेफाक की बात आपने पूछा तो ये बता दूं, आमतौर पे मेरी मूछ नहीं होती। आजकल मैं मूछ जो बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगला जो मुझे रोल करना है उसमें उन्होंने कहा है कि सर जरा मूछ आप लेकर आइएगा, फिर देखेंगे कि मूछ रखनी है या नहीं रखनी है, लेकिन आप बढ़ा लीजिए मुझे। तो इसलिए चलिए, तो मूछ की बात आपने की तो एक सवाल मेरा अभी है, मतलब व्यक्तिगत ही। ये आपके बाल बड़े अच्छे हैं, मतलब ये नेचुरल वाइट है कि इसको आपने वाइट कराया है? मैं मैं लोगों से यही कहता हूँ कि भाई ये तो रंग है, देखो वैसे तो हम जवान है। नहीं, हाँ, नहीं, लेकिन जवान तो आप लग रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं, मतलब स्किन से तो बिल्कुल आप जवान लग रहे हैं। तो ये क्योंकि बाल भी आपका बड़ा इम्प्रेसिव है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हमारे तो अभी मिक्स्ड ही रह जा रहे हैं। तो जी, बस ये मतलब कुदरत की देन है। मैंने कभी बाल अपने रंगे नहीं, मैंने कभी मन नहीं किया मेरे बाल रंगने का। मुझे हमेशा यही लगा कि कुदरत ने जो दिया है वो दिया है, उसमें उससे क्या अच्छा, जवाब। एक सवाल ये है कि नाटक आप अपने मतलब जननाट्य मंच के लोग मतलब खुद लिखते हैं, या बाहरी जो लेखक हैं उनसे ये नाटक लेते हैं? हम लोग अपने नाटक खुद हम बनाते हैं। तो कभी कभी ये होता है, जैसे जिस नाटक की मैंने बात की, तथागत की, तो उसके लिए हमने अभिषेक से बात की थी कि वो हमारे लिए आकर के हमारे साथ काम करें, हमारे लिए नाटक लिखे। तो वो एक तरह से मतलब कमीशन आप कह सकते हैं एक नाटक का, जो उन्होंने हमारे लिए लिखा और हमारे लिए उसको निर्देशित किया। लेकिन चाहे वैसे हो चाहे हम लोग करें, लेकिन हम हमेशा अपने नाटक खुद लिखते हैं, खुद बनाते हैं। पुराने जमाने में ये हुआ है कि हमने कुछ और लेखकों के नाटक हमने किए हैं। उत्पल दत्त का नाटक किया है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी किया है हमने, इत्यादि इत्यादि। रमेश उपाध्याय का नाटक किया है वगैरह, इस तरह के कुछ नाटक हमने। लेकिन ये बहुत पहले की बात है, ये 70 के दशक की बात है। लेकिन उसके बाद से हमने खुद ही अपने नाटक लिखे हैं और बनाए हैं। अभी लेफ्ट वर्ड के बारे में थोड़ा बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल ये, अभी आपने बताया कि सफदर हाशमी स्टूडियो आपने कोई बनाया है, ये क्या है मतलब? स्टूडियो सफदर नाम है इसका। ये शादी खामपुर एक इलाका है दिल्ली में, शादीपुर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर हमने एक जगह लेकर के, तो ये एक स्टूडियो है, उसके बगल में बुक शॉप है, और जो लेफ्ट वर्ड का जो दफ्तर है वो भी वहीं पर है, और साथ में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन का दफ्तर भी वहीं है, और एक और संगठन है स्कूल टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये कई कॉमरेड्स हम इकट्ठा वहीं पे एक ही बिल्डिंग में हम हैं, तो ऊपर नीचे मतलब। और हमारी अपनी रिहर्सल उस बिल्डिंग की छत पे होती है, मतलब जन्नाटी मंच की रिहर्सल। लेकिन स्टूडियो सफदर जो है उसके पीछे बनाने का आइडिया ये था। मुझे याद है एक बार हम सफदर के साथ ही मंडी हाउस में हम खड़े थे, और सफदर बहुत मतलब मजाकिया किस्म के शख्स थे। तो वहाँ मंडी हाउस में खड़े खड़े सफदर ने कहा कि यार ऐसा है, सोचो जरा कि कल को अगर क्रांति हो जाए तो ये जो सारी बिल्डिंगें हैं इनका क्या होगा क्रांति के बाद, इनको क्या बनाएंगे। तो किसी ने कहा कि इस बिल्डिंग का ये कर देंगे, उस बिल्डिंग का वो कर देंगे, वगैरह वगैरह। तो उसमें मुझे याद है सफदर ने फिकी की बिल्डिंग है वहाँ पर, फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड फेडरेशन ऑफ चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया, तो फिकी की जो बिल्डिंग है वो देख करके सफदर ने कहा यार ये वाली बिल्डिंग जो है क्रांति के बाद तो ये चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स का कोई मतलब नहीं रहेगा, तो इस बिल्डिंग में हम रिहर्सल की जगह बनाएंगे। क्योंकि जो थिएटर के जो ग्रुप्स हैं उनके पास रिहर्सल के लिए ऐसी जगह नहीं होती हैं जहाँ पर के सारा उनको सेटअप मिल जाए, जहाँ पर लाइटें भी हों, जहाँ साउंड का भी हो, ये हो वो हो, सब कुछ हो, लेकिन रिहर्सल के लिए हो। तो करना ये पड़ता है कि नाटक से पहले आपको एक दिन पहले या उसी दिन सुबह आपको ऑडिटोरियम जो है एक्स्ट्रा किराया दे करके आपको लेना पड़ता है। जिस दिन शो है उसी दिन आप अपनी लाइट भी कर रहे हैं वगैरह, बेचारे लाइट वाले को टाइम भी नहीं मिलता है कि वो अपनी रिहर्सल ठीक से कर पाए लाइटों के साथ वगैरह। तो ऐसी कोई जगह होनी चाहिए जहाँ पर कि आप बेसिक रिहर्सल अपनी कर चुके, नाटक आपका बन चुका है,
मोरलेस। उसके बाद में हफ्ते 10 दिन के लिए आकर के एक ऐसी जगह आपको मिले जहाँ पर आप अपना सेट लगा पाएं, लाइटें वाइटें कर पाएं, जो भी आपका टेक्निकल जो काम है वो सारा आप कर पाएं, और आप अपने नाटक को टेस्ट कर पाएं। और ऐसे शोज हम 0 शोज आप कर पाएं, मतलब प्रीव्यूज आप कर पाएं। तो ये तो सफदर के ज़माने की बात थी। उसके बाद में 2012 में हमने ये जगह जो है बनाई, और उस छोटी जगह है, कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, ऑडिटोरियम नहीं है, ब्लैक बॉक्स है। और उस ब्लैक बॉक्स के अंदर इरादा यही है कि लोग आकर के वहाँ काम करें, इसलिए स्टूडियो नाम दिया है, ऑडिटोरियम नहीं है। स्टूडियो से मतलब ये कि ऐसी जगह जहाँ पर के आप आकर के काम कर सकते हैं। तो स्टूडियो सफदर के नाम से जगह है जहाँ पर थिएटर ग्रुप्स आते हैं, रिहर्सल करते हैं, और कई थिएटर ग्रुप्स ऐसे हैं जो वहाँ शो भी कर लेते हैं, लेकिन वो अन्य जगहों पे भी शोज करते हैं। और अब खास तौर पे एक ट्रेंड ऐसा चला है शहरों में, कई जगहों पर, जहाँ पर के प्रोसिनियम का जो फ्रेम है उससे हट कर के नाटक और परफॉर्मेंसेस बहुत से हो रहे हैं, चाहे कविताओं को लेकर के हों, चाहे अन्य तरह के परफॉर्मेंसेस हों। परफॉर्मेंस आर्ट एक चीज़ है अपने आप में, वो एक अलग चीज़ है, वगैरह वगैरह। अलग अलग तरह से लोग जो है कर रहे हैं, जिसमें इनफैक्ट उनको स्टेज की ज़रूरत नहीं है, उनको ऐसी जगह चाहिए जो कि वो अपने हिसाब से ढाल पाए। कई ऐसे ऐसे परफॉर्मर्स हैं जो चाहते हैं कि उनके चारों तरफ ऑडियंस बैठे, कोई चाहते हैं 3 तरफ बैठे, कोई चाहते हैं 2 तरफ बैठे, वगैरह वगैरह। तो ऐसी फ्लेक्सिबल जगह कोई हो। और उसके अलावा ये कि ये शादीपुर में है, तो ये कोई बहुत मतलब धनाढ्य लोगों की कोई जगह नहीं है। यहाँ पर बेसिकली मेहनत कश और लोअर मिडिल क्लास के लोग ही रहते हैं। तो वहाँ के लोकल लोगों के लिए भी वहाँ पर बहुत चीज़ें चलती रहती हैं। आजकल थोड़ा लॉकडाउन के चलते बंद है, लेकिन वैसे वहाँ पर एक लाइब्रेरी चलती है जो हर संडे को लोकल बच्चों के लिए होती है। हर बुधवार को वहाँ पर लोकल बच्चों के लिए फिल्म स्क्रीनिंग्स होते हैं। बड़ी अच्छी फिल्में हैं जो इंटरनेशनल और राष्ट्रीय स्तर की अच्छी बच्चों की फिल्में वहाँ पर हम दिखाते हैं, उन पर बातचीत होती है वगैरह। और अन्य तरह के कई कार्यक्रम हमने और कई प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं जो कि लोकल लोगों के लिए हैं। पिछले साल हमने पहली बार एटलीस्ट हिंदुस्तान में, जहाँ तक मेरी जानकारी है, हो सकता है कहीं हुआ हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, एक ऐसा थिएटर फेस्टिवल हमने किया जिसको कि हमने कम्युनिटी क्यूरेटेड थिएटर फेस्टिवल कहा। मतलब ये है कि आमतौर पे थिएटर फेस्टिवल में जो चयन समिति होती है वो जो है कलाकारों की होती है, और जाने माने कलाकार होते हैं जो उस चयन समिति में बैठते हैं। हमने कहा कि ये जनता के लिए नाटक है, यहाँ के लोकल लोगों के लिए नाटक है, तो लोकल लोगों की चयन समिति हमने बनाई, जिसमें एक रवि भाई साहब हैं हमारे, वो चाय बेचते हैं वहाँ पर। अम, अ, एक कमलेश बहन जी हैं, वो अब रिटायर हो चुकी हैं, MTNL में वो एम्प्लॉय थी, अब रिटायर हो चुकी हैं। एक पूनम जी हैं, वो स्कूल में टीचर हैं, वगैरह वगैरह। तो इस तरह के कई लोग वहाँ पर, उन लोगों की एक कमेटी बनी, और उन्होंने नाटक जो है वो, मतलब वीडियो पे हमने मंगवाए थे नाटक, तो वीडियो पे नाटक देखे उन्होंने। लगभग 120 नाटकों में से नहीं सॉरी, उन्होंने लगभग 70-75 नाटकों में से उन्होंने जो है 12 नाटक, 7 नाटक, सॉरी मेरे थोड़ा मिक्सअप हो रहा है नंबर्स का, लेकिन लगभग 70-75 नाटकों में से 7 नाटक उन्होंने जो चुने, और फिर वो नाटक वहीं पे हुए थे। ये सिर्फ दिल्ली के नाटक नहीं थे, दिल्ली के बाहर से भी नाटक आए थे, और ग्रुप्स में बहुत उत्साह था इस बात को लेकर के कि हमारा नाटक चुना गया, जो दर्शक हैं उनके जरिए ये नाटक चुना गया। और हर रोज ऑडियंसेस की भीड़ लगी रहती थी वहां पर, बच्चों की, बड़ों की, वगैरह वगैरह। तो इस तरह की कोशिशें थी हमने की है, जहां पर के जो स्थानीय जो लोग हैं, जो इलाके के जो लोग हैं, मोहल्ले के जो लोग हैं, उनके बीच में कला को लेकर के बातचीत हो, उनके बीच में कला को लेकर के और नाटक को लेकर के एक बहस छेड़े, बातचीत हो, उसको अप्रिशिएट करने के वो अपने तरीके जो है ढूंढे। और हर नाटक के बाद में बातचीत हुई, बातचीत के अंदर लोकल लोगों ने खुल के बात की, बड़े खुल के बात की। जैसे आखिरी शो था, मुझे याद है, मीडिया जो नाटक है, जो ग्रीक जो ट्रेजेडी है, जिसमें मीडिया जो सेंट्रल कैरेक्टर है उस नाटक की, वो अंत में अपने बच्चों का खून कर देती है। तो ये तो बड़ी एक हैरत अंगेज बात है एक आम व्यक्ति के लिए। तो ये मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते कि कैसे माँ अपने बच्चों को जो है मार सकती है ना। लेकिन ये तो एक क्लासिक नाटक है, ग्रीक ट्रेजेडी है, और उस नाटक को लेकर के इतनी बहस हुई वहां पर लोगों के बीच में, और
अलग अलग तरह से लोगों ने अपनी अपनी बातें कही हैं उसको। लेकिन और जो जो कलाकार थे वो भी नाटक के बाद में, जब उन्होंने हमसे जब बात की बाद में, उन्होंने कहा कि इस तरह की बहस हमने कभी सुनी नहीं है इस नाटक को लेकर। अलग अलग जो एंगल्स आए उसमें और लोगों ने अपनी अपनी बातें कही उसमें। तो इस सब के जरिए, ये सिर्फ मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जिसके जरिए हम स्थानीय जो लोग हैं उनके बीच में कला, संस्कृति, सोच, विचार, विमर्श, इन बातों को कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में ले जा सकें। और स्टूडियो सफदर ये शादीपुर का है, ये ऐसा नहीं है कि इत्तेफाक से शादीपुर में, या शादीपुर में तो है लेकिन बड़े हाई फाई टाइप के लोग ही आएंगे यहाँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप आए स्टूडियो सफदर, आप बाहर से भी देखें तो ऐसा लगता है कि हाँ ये तो यहीं का कुछ है, और किसी भी तरह से स्टैंड आउट नहीं करता है। तो इसलिए जो लोकल लोग हैं, रिक्शे वाले हैं, बच्चे हैं, ये है वो है, तरह तरह के लोग, आसपास के दुकानदार, आसपास के लोग रहने वाले, वो बड़े खुशी से और बड़े आसानी से अंदर आ जाते हैं। उनको कभी ऐसा नहीं लगता कि ये हमारे लिए नहीं है जगह। तो हमें लगता है कि सफदर के नाम पर अगर कोई जगह है और वहाँ पर आम लोगों का, गरीब से गरीब व्यक्ति को अगर ये नहीं लगता है कि ये जगह मेरी है, तो ये सफदर के नाम के साथ बेईमानी है। तो उसी तरह की जगह बनाने की हमने कोशिश की। तो यहाँ पर कोई बाहर की संस्था भी आके नाटक कर सकती है? जी 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 जी, इनफैक्ट बाहर की संस्थाएं, अगर आप बाहर की संस्थाएं ही आपके करती हैं नाटक। हमारे नाटक बहुत कम होते हैं। तो उसमें उनको खर्चा कितना लगेगा? मतलब एक पर्सनल सवाल है ये। खर्चे का हमने ये किया है कि वहां पे हम कोशिश ये करते हैं कि खर्चा न लगे आपको। और अगर आप ऑडियंस को जुटाने की अगर आपके अंदर क्षमता है तो फिर आपका जीरो खर्चा। इस तरह का इकोनॉमिक मॉडल हमने उसका बनाया है कि जिस दिन शो है आपका, उस दिन पूरे दिन आपको जगह मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक। और शो के बाद में जो भी इकट्ठा होता है, चाहे आप टिकट रखें चाहे ना रखें, लेकिन जो भी इकट्ठा होता है उसका आधा आधा हम कर लेंगे। तो आधा हम रखेंगे, आधा आप रखेंगे, जिससे कि हमारा खर्चा भी चलता है, आपके ग्रुप का भी खर्चा चलता है, लेकिन आपको जेब से कुछ नहीं देना पड़ेगा। अगर आप अलग से रिहर्सल के लिए जगह लेते हैं तो उसके लिए हम अलग अलग तरह से उसको देख सकते हैं। डिपेंड करता है कि कितना क्या इस्तेमाल हो रहा है उसका। लेकिन जैसे मैं एक मिसाल आपको दूं, एक मित्र है हमारे, अश्वथ भट्ट, बहुत अच्छे एक्टर हैं। और उन्होंने मुझे एक दिन फ़ोन किया, कहा कि यार नाटक है मेरा, नए नाटक को मैं तैयार कर रहा था, स्कूल में रिहर्सल हो रही थी, किन्हीं वजहों से वो स्कूल की जगह मेरी अब नहीं है, तो मुझे एक हफ्ते के लिए रिहर्सल की जगह चाहिए, तो उपलब्ध है क्या? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है बिल्कुल भी। जब शो हो जाएंगे, जब मेरी कुछ कमाई हो जाएगी तो मैं तुम्हें जो मेरा बनता है, जितना हो सकता है वो मैं दे दूंगा, कितना दे पाऊंगा मैं नहीं कह सकता। मैंने कहा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम आ जाओ, तुम करो काम, हम तो चाहते हैं नाटक हो। तो मैंने पूछा कि क्या नाटक है, यूं ही मतलब इसलिए कि दोस्त हैं हम और उसमें कोई ये बात नहीं थी। तो मैंने पूछा क्या नाटक है, तो बोला है मैं बच्चों के लिए एक नाटक तैयार कर रहा हूँ। मैंने कहा हिंदी में अंग्रेजी में? बोला हिंदी में। तो मैंने कहा वो अच्छा, तो फिर क्या तुम एक आध शो हमारे बच्चों के लिए भी कर दोगे? हाँ। तो मैंने कहा यार फिर ऐसा करते हैं कि तुम रिहर्सल के लिए जो जगह ले रहे हो उसके लिए हमें पेमेंट मत करना, लेकिन बच्चों के लिए फ्री शो कर दो हमारे लिए। तो अश्वथ ने कहा कि इससे अच्छा और क्या हो सकता है हमारे लिए, तो लाइव ऑडियंस हमें मिल जाएगी, नाटक हमारा और जो है जानदार और अच्छा बनता जाएगा। और इसके बाद में मैं आपको बता नहीं सकता, अश्वथ ने और उसकी टीम ने लगभग 6 महीने वो जगह वक्तन फवक्तन इस्तेमाल की। और अंत में हमने जब उसका टैली किया तो उन्होंने कुछ 26-27 शो हमारे बच्चों के लिए किया, जो कि लोकल बच्चों के लिए शो थे। और ये लगभग 5-6 साल पहले की बात है। आज भी बच्चे आकर के पूछते हैं कि जीरो स्टोरी कब होगा दोबारा से। नाटक इतना पसंद आया था बच्चों को। तो अगर तो आप, मतलब हमने ये कहा कि देखिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, अगर आप हमारे बच्चों के लिए फ्री में शो कर रहे हैं तो यही आपका पेमेंट है, उसके लिए आपको पैसा नहीं मिलेगा, और उसके बदले में आप ये जगह रिहर्सल के लिए इस्तेमाल करिए। तो उसका हमने एक अनुपात जो है हमने तय कर लिया था कि 3 आधे दिन की रिहर्सल का मतलब एक शो। तो अगर आप 3 दिन, अगर 4-4 घंटे आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके बदले में आप एक फ्री शो कर देंगे। तो इसलिए फिर अल्टीमेटली जाकर के 26-27 शो उन्होंने किए थे। ऑल्दो कोई हमने हिसाब नहीं रखा था उस तरह से, लेकिन हर हर कुछ दिनों बाद उसका शो होता था। तो
इस तरह की भी चीजें हमने की हैं। तो पैसा ही एक चीज नहीं है, और हमारी कोशिश ये रहती है कि जो ग्रुप्स हैं उनसे हम बात करें कि हम सब मिलकर के नाटक कर रहे हैं, हम भी नाटक करने वाले हैं, लेकिन हम ये जरूर मानते हैं कि अगर आपको कहीं से पैसा मिल रहा है, मान लीजिए आपका नाटक के लिए फंडिंग है कहीं से, या अगर आपके नाटक को किसी फेस्टिवल में अगर न्यौता मिलता है, तो फिर उसमें से कुछ पैसा आप जो है स्टूडियो सदर को भी दीजिए। तो ऐसी भी मिसालें हुई हैं जहाँ पर कि किसी ग्रुप ने हमसे कहा था कि यार इस समय तो हम ज़्यादा इतना ही दे सकते हैं, लेकिन रिहर्सल करनी है वगैरह। हमने कहा ठीक है चलो कर लो। फिर कई महीनों बाद वो वापस आए और उन्होंने कहा यार ये चेक रख लो, क्योंकि हमने कुछ शोज किए, उसके कुछ पैसे वैसे आए थे, और उस समय तुमने हमें जो है बहुत सस्ते में जगह दे दी थी, हमें तो लगभग कुछ खर्चा ही नहीं हुआ था, लेकिन अब हमें लगता है कि कुछ पैसा हमारे पास है तो हम। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत फिक्स्ड एक रेट शीट है वगैरह, मतलब एक नाम के वास्ते है भी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ नहीं है, लेकिन जो अप्रोच है हमारा वो ये है कि नाटक ग्रुप से बात करके हम पता करें कि किन हालात में आप नाटक कर रहे हैं और कैसे हम आपकी मदद कर सकते हैं और आप हमारी मदद कर सकते हैं। जाहिर है कि अगर ये जगह सबके लिए उपलब्ध अगर करानी है तो फिर हमें भी मतलब पैसे की ज़रूरत है, उसके बिना तो नहीं हो सकता है। और हम कहीं से ग्रांट नहीं लेते, हम कहीं से फंडिंग नहीं लेते, तो सब हमें और आपको मिलकर के ही इसका खर्चा निकालना है। लेकिन अगर आपका नाटक नहीं होगा तो ये जगह नहीं चलेगी, अगर ये जगह नहीं चलेगी तो आपका नाटक नहीं होगा। तो दोनों को इकट्ठा मिलकर के इसका कोई हल निकालना है, ये अप्रोच है हमारा। बढ़िया है ये अप्रोच। और हमारे दोस्त जो सुन रहे होंगे काफी लोग, उनको भी इससे थोड़ा सा वो लगा होगा, और हो सकता है कि वो लोग आपसे कांटेक्ट भी करें। जी तो जरूर। क्योंकि दिल्ली के बाहर बहुत सी टीमें आती हैं, वैसे मैं ये बता दूं आपको, दिल्ली के बाहर से भी बहुत सी टीमें आकर के हमारे यहाँ पर नाटक कर चुकी हैं। और दिल्ली के हाँ, बाहर से जब टीम आती है तो हम आम तौर पे हम ये कहते हैं कि आपसे हम कुछ नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आप अपने खर्चे पर आ रहे हैं, अगर किसी फेस्टिवल के खर्चे पर आ रहे हैं तो बात अलग है, तब तो बनता है आपका भी, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कुछ हमें दें। लेकिन अगर आप अपने खर्चे पर पूरी तरह से आ रहे हैं और अपने खर्चे पर शो कर रहे हैं, रह रहे हैं आप अपने खर्चे पर, ट्रेन का किराया आपने अपने खर्चे पर दिया है, तो फिर हम आम तौर पे उस ग्रुप से एक पैसा नहीं लेते, दिल्ली के बाहर के ग्रुप से। दैट्स जो वेरी भी गुड। जो कलेक्शन होता है वो सारा का सारा ग्रुप होता है। अच्छा, ये बताइए कि अब हम लोग थोड़ा मैं बात करना चाह रहा हूँ, ये जो पब्लिकेशन आपका है, लेफ्ट वर्ड पब्लिकेशन जो है आपका, तो ये तो काफी चर्चित हो गया है, क्योंकि मैंने देखा कि जैसे इसका वाम प्रकाशन अभी मेरे ख्याल से शुरू किया है आपने, तो उसके बारे में भी चर्चा होती रहती है। और ये बताइए कि इसमें किताबें जो पब्लिश होती हैं, सपोज करो कि मैं अपनी कोई किताब पब्लिश कराना चाहता हूँ, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है लेखक को? लेखक को ये करना पड़ता है कि वो पहले तो हमें एक प्रपोजल दें, पूरी की पूरी पांडुलिपि ना भेजें, एक प्रपोजल दें जो कि लगभग 1-2 पन्ने का एक प्रपोजल हो। उसमें कोई बहुत टेक्निकल चीज़ हम नहीं मांगते, हम ये कहते हैं कि आप लेखक हैं, आप समझते हैं आपने क्या किया है, ये पुस्तक क्या है, पुस्तक ये हमें आप समझाएं, एक छोटे सिनॉप्सिस, प्रपोजल, एक सिनॉप्सिस टाइप सिनॉप्सिस का। है, और सिनॉप्सिस से ज़्यादा आप हमें समझाएं कि ये किस बहस के अंदर आप हिस्सा ले रहे हैं और किस आप परिप्रेक्ष्य से उस बहस के अंदर जुड़ रहे हैं, है ना। तो ये हमें समझना जरूरी है। ये भी मैं बात कह दूं कि लेफ्ट वर्ड बुक्स और वाम प्रकाशन ये मेरा नहीं है, मैं काम करता हूं, और लेफ्ट वर्ड बुक्स का पहला एम्प्लॉय मैं था, सबसे पहला व्यक्ति जो इसके साथ जिसको लेफ्ट वर्ड बुक्स ने एम्प्लॉय किया वो मैं था। लेकिन मैंने स्थापित नहीं किया, ना मैं उसका मालिक हूं, मैं उसका नौकर हूं। और लेफ्ट वर्ड की स्थापना हुई थी 1998 में, 98 के अंत में और 99 की शुरुआत में। और ये CPIM जो जो पार्टी है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, उसके जरिए हुई थी। कहने का मतलब ये कि सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद में जो वहाँ से जो किताबें आती थी वो आना बंद हो गई थी, और मार्क्सवादी और लेफ्ट विंग लिटरेचर के लिए कोई जगह वैसी उस तरह का कोई पब्लिशिंग हाउस बचा नहीं था। तो बहुत से जाने माने ऐसे विचारक थे जिनका मानना था कि एक लेफ्ट का एक पब्लिशिंग हाउस होना चाहिए, एक नहीं और भी होने चाहिए, बहुत सारे होने चाहिए, लेकिन कहीं से तो शुरू हो। तो लेफ्ट का एक पब्लिशिंग हाउस हो जो कि
मार्क्सवादी दृष्टिकोण से और कम्युनिस्ट आंदोलन के साथ मिल करके जो है अपना पब्लिशिंग का काम करें। तो इसमें जैसे उस जमाने में फ्रंटलाइन के एडिटर थे, फिर बाद में द हिंदू के एडिटर हुए एन राम या एजाज अहमद प्रोफेसर हैं, या प्रभात पटनायक, प्रकाश करात, इस तरह के लोग इसके साथ शामिल हुए। और सीपीआईएम जो पार्टी है उसने कहा कि हाँ, हम इसकी शुरुआत की लागत हम लगा सकते हैं, अपनी जगह मतलब इसको बनाने के लिए एक जगह जो है हम दे सकते हैं। तो इस तरह से उसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इरादा हमेशा से ये था कि इससे पार्टी का पब्लिशिंग हाउस नहीं रहेगा, इसकी एक व्यापक लेफ्ट के बीच में इसकी प्रतिष्ठा, और लेफ्ट के बाहर भी एक प्रोफेशनल एक पब्लिशिंग हाउस की तरह हमको एस्टेब्लिश करना था। तो मुझे जब लिया गया इसमें, तो मुझसे बहुत सिंपल एक उम्मीद थी, और वो ये थी कि कमर्शियली और प्रोफेशनली इसको हम चलाएंगे। इसके लिए पार्टी की तरफ से कोई हमें अनुदान या कोई सब्सिडी हमें नहीं मिलेगी। तो शुरुआत की जो लागत पार्टी ने लगाई थी इसको बनाने में, वो लागत भी हमने बहुत जल्द हमने वापस कर दी। और आज ये पूरी तरह से, मतलब ये एक तो ये कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो इसलिए हमारा अकाउंट सारे ऑडिट होते हैं वगैरह वो सब है, लेकिन ये पूरी तरह से हमारे खर्चे पर ही चलती है, कहीं और से कोई पैसा नहीं आता है इसके लिए, न किसी फाउंडेशन से कोई पैसा आता है, न किसी पार्टी से, न कहीं से। लेकिन हमारा सीपीआईएम के साथ और वामपंथी आंदोलन के साथ बहुत करीबी रिश्ता है, और प्रकाश करात हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो इस तरह से हमने स्थापित किया, और उसके बाद में फिर अंग्रेजी में पहले हमने किताबें निकाली। हमेशा हमारी उम्मीद ये थी, हमारी मंशा ये थी कि हिंदी में भी हम किताबें निकालें, लेकिन उसमें काफ़ी वक्त लगा, क्योंकि मैं हिंदी का प्रकाशक नहीं था, मुझे उसमें कोई मतलब एक्सपर्टीज़ नहीं था मेरे पास। मैं अंग्रेजी में ही मैंने एडिटोरियल काम मैंने किया था, उसी के बारे में मुझे थोड़ा बहुत मालूम था। लेकिन पिछले कुछ सालों में, 3 एक साल पहले, हमने कहा कि छोड़ो यार, कब तक हम इंतज़ार करते रहेंगे, हिंदी में भी बस छलांग लगाएं, पानी में उतरें तो तैरना भी सीख लेंगे। और इस तरह से हमने शुरू किया, और अब जो है वाम प्रकाशन हम चलाते हैं, जिसमें हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हिंदी के बड़े जाने माने लेखक और कवि संजय कुंदन, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है पिछले 2 महीने से, और वो अब वाम प्रकाशन के संपादक हैं और मेरे साथी हैं। लेफ्टवर्ड की मैनेजिंग एडिटर की तरह से मैं काम करता हूँ, और चीफ एडिटर के तौर पर जो है विजय प्रसाद, जो खुद एक बहुत जाने माने विचारक हैं, तो वो हैं, और वो खुद भी लेखक हैं। मैं भी लेखक हूँ, संजय कुंदन तो खैर लेखक हैं ही। तो हम सब मिलकर के इसको, और भी टीम है, मतलब सिर्फ हम 3 लोग नहीं, और भी टीम है, एडिटोरियल कुछ लोग हैं, मार्केटिंग, सेल्स वगैरह, इस सब की टीम मिलकर के इसको चलाते हैं। लेकिन इरादा ये है कि वाम के विचार लोगों तक पहुंचे, और उसके लिए ज़रूरी है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं 2-3 किताबें जल्दी से दिखाना चाहूँगा, कि इस तरह की किताबें जो कि बहुत भारी भरकम ना हो, पतली किताबें हैं, जो आकर्षक रूप से जो कि प्रोड्यूस की गई हैं। ये एक सीरीज़ है हमारी, वक्त की आवाज़ के नाम से, 6 किताबें इसमें निकाली हैं। इसकी 3 मैं दिखा रहा हूँ। जाति से जंग, ये पहला वॉल्यूम है। सुलगता कश्मीर से पड़ता लोकतंत्र, ये दूसरी किताब है। नागरिकता का कागजी खेल, ये तीसरी किताब है। इसी तरह से 6 किताबों की ये सीरीज़ है, और ये सस्ती किताबें हैं, 100 रुपये की ये किताबें हैं। तो ये आमतौर पे 100-125 रुपये की किताबें हैं ये। तो ये कोई भी इनको ख़रीद सकता है, और बहुत आसानी से आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैंने हल्ला बोल तो आपको दिखाई ही है। फिर हमने कुछ, जैसे ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पुस्तक है, भारत और साम्यवाद। इसके लिए जो प्रस्तावना है वो आनंद तिलतुमरे जी ने लिखी है, जो आजकल आप जानते हैं कि जेल में है, बंद है कह रहे वो। लेकिन उनकी प्रस्तावना बहुत लंबी इसमें प्रस्तावना है, लगभग 70-75 पन्नों की है। बहुत गजब का आलेख है उनका, वो लिखा है उन्होंने। और उसके साथ में डॉक्टर अम्बेडकर की एक ऐसी पुस्तक जो वो पूरी नहीं कर पाए थे, भारत और साम्यवाद नाम से, जिसके कुछ फ्रैगमेंट्स जो बचे हैं वो हमने पब्लिश किए हैं। फिर ये कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय एक पुस्तक है।
जो कि शंकर दयाल तिवारी थे, जो कि यूपी के बड़े जाने माने जो कम्युनिस्ट थे, यूपी में सीपीआईएम के सेक्रेटरी रह चुके थे। उनका देहांत हो गया है, लेकिन उनकी पुस्तक है। फिर ये एक पुस्तक है ग्लोबल दबंग के नाम से, जो कि आजकल सारी दुनिया में ये ट्रम्प हो, चाहे मोदी हो, चाहे एर्दोगान हो, चाहे इस तरह के जो सारे नेता हैं, ये नेता जो हैं, इन लोगों का क्या अलग अलग देशों में इनकी दबंगई कैसे चलती है, तो उसके बारे में ये पुस्तक है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत जाने माने लेखकों ने एक एक ऐसे इसमें लिखा है। ई वेंसलर, जो कि अमेरिका की बड़ी जानी मानी लेखिका हैं, नाटक लिखती हैं, उन्होंने ट्रम्प पर ऐसे लिखा है वगैरह। तो इस तरह की कई पुस्तकें हमने निकाली हैं, और इरादा यही है कि ये पुस्तकें आकर्षक हों, दिखने में भी आकर्षक हों, पढ़ने में आकर्षक हों, और ख़ास तौर पे नौजवानों के बीच में ये पुस्तकें जो है चल पाएँ। जो मेरी अपनी पुस्तक है हल्ला बोल, वो भी इसी उद्देश्य से लिखी गई है, और मुझे बहुत खुशी है कि 20 से 30 की उम्र में सबसे ज़्यादा लोगों ने उसको पढ़ा है। मतलब जिन लोगों को सफदर हाशमी का नाम तक ठीक से नहीं मालूम, कौन है, कुछ शायद नाम सुना है, नहीं सुना है, पता नहीं कौन थे, जिनका जन्म सफदर की मौत के बाद हुआ है, एक ऐसी जो पीढ़ी है, उस पीढ़ी के बीच में हल्ला बोल किताब जो है गई है, और बेशुमार नौजवानों ने इसको पढ़ा है, और मुझे फिर बाद में ईमेल लिखते हैं या फेसबुक में मुझे कांटेक्ट करते हैं वगैरह। तो हमारा पूरा उद्देश्य ये है कि नौजवानों के बीच में वाम के विचार जो है वो पहुँचे, और ऐसे फॉर्म में पहुँचे, ऐसी पुस्तकों के जरिए पहुँचे जो दिखने में भी और पढ़ने में भी और आपकी जेब के लिए भी वाजिब हो और आकर्षक हो। चलिए, बढ़िया है। आपसे काफ़ी अच्छी बातें हुई और काफ़ी जानकारी मिली, और एक तो ये जानकारी भी बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है कि डेडिकेटेड पब्लिकेशन जो है वो आप लोग चला रहे हैं, और ज़रूरत है जिसकी आजकल बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने सही कहा कि एक ज़माना था जब प्रगति प्रकाशन वगैरह से किताबें छपती थी, तो उसके बाद से तो उन्होंने सब बंद कर दिया। और मैं तो थोड़ा गुजारिश करूंगा कि और भी इसको मतलब विस्तार दीजिए, ताकि बहुत सारे जो लैटिन अमेरिकी देश हैं, या जहाँ पर पीपल्स स्ट्रगल काफ़ी चल रहा है, उस तरह की भी किताबें हैं। साउथ अफ्रीका है, इस तरह का भी लिटरेचर है। जी, अंग्रेजी में हमने लैटिन अमेरिका की से कई लेखकों की किताबें हमने प्रकाशित की हैं अंग्रेजी में। हिंदी में उतनी नहीं आई हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि संजय जी अब हमारे साथ जुड़े हैं अभी, संजय कुंदन जी, और उनके आने से हमें बहुत उम्मीद है कि वाम प्रकाशन को हम और ज़्यादा हम विस्तृत रूप से जो है पाठकों के बीच में ले जा पाएंगे। बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ वाम प्रकाशन की बात नहीं करना, मुझे तो इनफैक्ट ऐसा लगता है, मुझे इस बात का मेरी मंशा है कि चाहे जिस तरह से वाम प्रकाशन जैसे हों, या किस अलग अलग भाषाओं में आज़ाद ख्याली में विश्वास रखने वाले और जो कि दक्षिण भारत की बहुत सी भाषाओं में हैं, हमारे साथी हैं जो कि तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, कन्नड़ा में, फिर वहाँ पर बांग्ला में वगैरह कई भाषाओं में जो है किताबें निकालते हैं। मराठी में बहुत अच्छे जो पब्लिशर हैं लेफ्ट विंग, लेकिन हिंदी में इस तरह की डेडिकेटेड लेफ्ट विंग पब्लिशर, वामपंथी प्रकाशक उतने नहीं हैं जितने के होने चाहिए। और हिंदी प्रदेश इतना बड़ा है, इतनी बड़ी जनसंख्या है यहाँ की, तो एक वाम प्रकाशन से काम नहीं चलने वाला। कुछ है भी, मैं नहीं कह रहा कि हम ही अकेले हैं, ये मैं दावा नहीं करता, लेकिन ऐसे कई और होने की ज़रूरत है। दर्जनों ऐसे जो है प्रकाशकों की ज़रूरत है, अलग अलग शहरों से ज़रूरत है, ताकि अलग अलग लोगों तक और ख़ास तौर पे नौजवानों तक हम जो है इन किताबों को, इन विचारों को हम पहुँचा पाएँ। चलिए, बहुत अच्छी बातचीत हुई आपसे और काफ़ी अच्छा लगा। आपका इतना समय लिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये मौका दिया मुझे कि आपके ज़रिए मैं आपके दर्शकों से जो है बात कर पाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया।